तो डिंपल ने मैनपुरी में सपा का झंडा रिकॉर्ड जीत के साथ लहराया है और ये तीसरी बार है जब डिंपल यादव सांसद बनकर लोकसभा पहुंची है। लेकिन डिंपल की इस जीत में शिवपाल यादव की रणनीति की खूब चर्चा है, या यूं कहा जा सकता है कि ये शिवपाल यादव की खींची लक्ष्मण रेखा थी जिसने जीत डिंपल की झोली में डाल दी। अब भाजपा के सामने मुश्किल इसीलिए भी बढ़ गई है कि शिवपाल की सपा में घर वापसी हो गई है। संकट मोचक बने शिवपाल, मैनपुरी में जीत का रंग लाल। छह साल बाद शिवपाल की घर वापसी, सपा में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। ये देखिए समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक क्षण। मैनपुरी की जंग जीती भले ही डिंपल यादव ने है, लेकिन चर्चा हर तरफ शिवपाल सिंह यादव की हो रही है, क्योंकि वो शिवपाल ही थे जिन्होंने बहू डिंपल को जिताने के लिए ऐसी रणनीति बनाई कि भाजपा के रघुराज की एक नहीं चल पाई। क्योंकि डिंपल यादव की जीत में सबसे बड़ा योगदान जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र का है, जिसे शुरू से ही मैनपुरी चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा था। और ये बात जसवंत नगर ने साफ भी कर दी, क्योंकि डिंपल को जितने वोट जसवंत नगर से मिले उतने करहल से भी नहीं मिले। यही वजह है कि जब अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो जसवंत नगर की जनता का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। जसवंत नगर के विधायक चाचा शिवपाल यादव जी को जो मौके पर पहुंचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं करहल की विधानसभा का धन्यवाद देता हूँ। मैं किसनी की विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ता जनता का धन्यवाद देता हूँ। भूगांव की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम भूगांव की जनता को भी बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैनपुरी की जीत में सबसे ज्यादा चर्चा शिवपाल यादव की हो रही है, क्योंकि डिंपल की जीत में सबसे बड़ी भूमिका जसवंत नगर की है, जहां से विधायक शिवपाल सिंह यादव हैं। और शिवपाल सिंह यादव ने इस बार 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से बढ़त दिलाई है जसवंत नगर से, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए चाचा ने कमाल कर दिया और भतीजे ने चाचा को अपने में शामिल कर लिया। मैनपुरी की इस जीत ने चाचा भतीजे के बीच की हर दीवार गिरा दी है, जिसकी गवाही देने के लिए इस तस्वीर से बड़ी कोई और तस्वीर नहीं हो सकती। 6 साल बाद शिवपाल यादव की सपा में घर वापसी हो गई है और शिवपाल ने भी जीवन भर सपा का झंडा उठाने की कसम खा ली है। अब झंडा गाड़ी से नहीं उतरेगा, गाड़ी से समाजवादी पार्टी का झंडा ही रहेगा। देखिए तेज रफ्तार से अभी दौड़ी और दौड़ती रहेगी। एक तरफ जहां प्रसपा का सपा में विलय हुआ, तो दूसरी ओर शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव के ट्विटर का बायो बदल गया। आखिरकार समाजवादी पार्टी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो गया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी का झंडा सौंपते हुए उनकी एंट्री समाजवादी पार्टी में करा दी। शिवपाल यादव ने इसके बाद कहा कि अब कभी भी उनकी गाड़ी से समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उतरेगा। शिवपाल के आने से अखिलेश भी बहुत खुश हैं, जिन्हें मैनपुरी की जीत में भविष्य की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि ये पहली बार है जब पूरा समाजवादी कुनबा एक साथ एकजुट नजर आ रहा है। चाचा जी को किस तरह से पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा? अब तो उन्होंने पूरी तरह सदस्यता भी ले ली है, विलय भी कर लिया पार्टी में। देखिए पूरी तरीके से उन्होंने इस चुनाव में जसवंत नगर के साथ साथ और भी विधानसभाओं में जाके प्रचार किया और बहुत जितने वोट से वो नहीं जीते थे उससे ज़्यादा वोट से उन्होंने लोकसभा में जितवाया। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा, जहाँ पार्टी के लिए वही परिवार के लिए भी एक बड़ा क्षण है और निश्चित तौर बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी। चाचा जी को आज अखिलेश जी ने अपना झंडा दिया है, तो कैसा मैसेज अब जाएगा पब्लिक? चाचा जी के लिए कोई नई चीज़ नहीं, यही झंडे में चाचा जी यहाँ तक आए थे और आज वापस उसी झंडे में। मैं समझता हूँ इससे बेहतर और बड़ी बात कोई नहीं हो सकती, चाचा जी के लिए भी, पार्टी और परिवार सभी के लिए। और मुझे खुशी है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज उनको समाजवादी पार्टी में झंडा देकर वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलेगी। मैंने शिवपाल ने ज़्यादा कर ली, हम तो थोड़े दिन करे पाई। अच्छा, शिवपाल के परिवार में एक होने का फायदा मिला क्या? खूब मिला। क्या फायदा? कि सब परिवार एक हो गया, उसका फायदा सबको मिलेगा। सबको मिलेगा।
लेकिन चाचा भतीजे का साथ आना भाजपा को फूटी आंख नहीं सुहा रहा, क्योंकि कोई इसे आत्मसम्मान से समझौता बता रहा है तो कोई इसे शिवपाल का लालच बता रहा है। शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कितने प्रयास उन्होंने किए। भारतीय जनता पार्टी ने न उनको शामिल किया, न टिकट दिया। यही चुनाव में टिकट मैनपुरी लोकसभा से वो मांग रहे थे, उपचुनाव में मैनपुरी से भी उनको टिकट नहीं दिया। शिवपाल सिंह को अखिलेश यादव ने क्यों अलग किया? ये बात पहले कभी सामने नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव टिकट मांग रहे थे भाजपा से। उनका इस प्रकार का शर्त था कि अगर भाजपा उनको टिकट दे दे वो भाजपा में आ जाएं, तो ये उनका चीजें थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनको लेने का कोई शौक नहीं था कि शिवपाल सिंह यादव के साथ आने वाले समय में वो क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के लिए शिवपाल सिंह यादव स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि राजनीति में जो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का ध्यान नहीं रखता, निश्चित तौर पर उसको अपमान ही मिलता है, और यही अपमान शिवपाल सिंह यादव को आगे भी मिलेगा। बता दें कि जब शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी के उपचुनाव को लेकर अखिलेश के साथ आए थे तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या होगा। भाजपा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिस तरह से शिवपाल को पहले धोखा मिला, इस बार भी मिलेगा। तो उनका फैसला सही है। अब उनको लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में वो उनका भविष्य है, तो वो श्री अखिलेश यादव जी के साथ जा सकते हैं, या श्री अखिलेश यादव जी चुनाव है तो चाचा के पांव छू सकते हैं, लेकिन ये चुनाव के बाद बना रहे। दरअसल 6 साल में ये चौथी बार है जब शिवपाल और अखिलेश के बीच समझौता हुआ। यही वजह थी कि दोनों के रिश्तों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब अखिलेश ने तमाम सवालों पर विराम लगा दिया है और साफ कर दिया है कि शिवपाल न सिर्फ सपा के विधायक हैं बल्कि सपा के नेता हैं। और अब सवाल इस बात का है कि शिवपाल ने सपा का झंडा उठा तो लिया है, पर पार्टी में आगे उनकी भूमिका क्या होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में हुए 3 उपचुनाव में 2 चुनाव में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी अपनी खुद की खतौली सीट हार गई और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जाटव वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं आया और इसी के चलते उसकी हार हुई है, क्योंकि चाहे मैनपुरी हो या फिर खतौली, दोनों ही जगह ये वोट बैंक किंग मेकर माना जा रहा था। फिलहाल माना जा रहा है कि खतौली की रणभूमि में बीजेपी को जयंत ने J+M+MG का मैजिक से मात दे दी है। जाट, मुस्लिम, गुर्जर बड़ी संख्या में जयंत चौधरी के साथ हैं और रालोद और सपा गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया ने जाट लैंड बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ दिया है। खतौली का रण जीतने में बीजेपी कामयाब हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से वोट बैंक पर राजनीति शुरुआती दौर से चल रही थी, ये माना जा रहा है कि जो जाट, मुस्लिम और वोट बैंक है वो इस बार रालोद के साथ गया है। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। और इधर मैनपुरी में डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस पर हमारे संवाददाता वीरेश पांडे, सपा नेता धर्मेंद्र यादव से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान वो नेताजी को याद करके भावुक हो गए। इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, चुनाव जब पीक पकड़ रहा था तब तक आप लगातार कह रहे थे कि जीत होगी, 1.5 लाख से होगी, 1 लाख से होगी, 2 लाख से होगी। बात तो सही साबित हुई? बिल्कुल होनी ही थी। मैंने आपसे कहा कि नेताजी ने मुझे भी मौका दिया मैनपुरी के लोगों के बीच काम करने का, इसलिए मैं मैनपुरी के स्वभाव को, मैनपुरी के लोगों की राजनीतिक चेतना से वाकिफ हूँ, तेवर से वाकिफ हूँ। खुद ही इमोशनल हो जाता है। अब वो उसके लिए कोई जवाब नहीं हो सकता, वो कोई जवाब नहीं हो सकता। वो भावनाएं हैं और वो जब तक मेरा जीवन है रहेंगी नेताजी के लिए। जब तक नहीं जीवन है तब तक रहेंगी नेताजी के लिए। भावनाएं कम नहीं हो सकती। वहीं रामपुर में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। यहां पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल की है और जीत के बाद आकाश सक्सेना ने कहा कि जहां एक तरफ आजम खान हेट स्पीच और विवादित बयान देते रहे, तो वहीं मैंने प्रेम मंत्र से रामपुर की जनता का दिल जीत लिया है। वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव ने कहा कि ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जीत के बाद डिंपल ने कहा कि ये जीत है नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। तो तीनों उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। रामपुर में जहां इस बार बदलाव हुआ है, इतिहास रचा गया है, भाजपा की तरफ से जीत हासिल की है आकाश सक्सेना ने, तो वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव ने काफी बढ़त के साथ जीत हासिल की है। वहीं खतौली में आरएलडी के मदन भैया ने जीत हासिल की है और डिंपल यादव ने अपनी जीत को ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि उनकी जीत एक सच्ची श्रद्धांजलि है
नेताजी के लिए। और रामपुर में आकाश सक्सेना ने कहा है कि इस बार परिवर्तन को जनता ने वोट दिया और उसी परिवर्तन के तहत इस बार भाजपा ने रामपुर में जीत हासिल की है। आजम खान की प्रतिष्ठा की सीट इसे माना जाता था, जिससे भाजपा ने इस बार हासिल किया है। और डिंपल यादव की बात करें तो मैनपुरी से चुनाव लड़ी और बड़ी जीत उन्होंने इस बार हासिल की है और अपनी जीत को नेताजी को समर्पित उन्होंने किया है। उनका कहना है कि रामपुर की जनता ने, मैनपुरी की जनता ने उन पर विश्वास जताया और बड़ी ऐतिहासिक जीत उन्हें दी है और ये सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी नेताजी के लिए। तो नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई थी। डिंपल यादव यहां से प्रत्याशी थी और कल उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है और अपनी जीत हासिल करने के बाद ऐतिहासिक उन्होंने बताया है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लखनऊ के चारबाग में होटल कबीर में आग लगी थी और जिस पर काबू पा लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि होटल के नीचे बनी दुकान में लापरवाही हुई थी, जिससे आग लगी थी और कई दिनों से बंद रेस्टोरेंट में गैस लीक हो रही थी और जैसे ही कल रेस्टोरेंट खोला गया उसमें अचानक से आग लग गई। आसपास के दुकानदारों का आरोप है कि गैस लीक होने की बात बताने के बाद भी रेस्टोरेंट मालिक ने ध्यान नहीं दिया और कबीर होटल चारबाग स्टेशन के ठीक सामने घनी आबादी में है। अगर आग काबू में नहीं आती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। और उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये आग लगी थी। घनी आबादी वाला ये इलाका है। अगर आग ज्यादा बढ़ती तो कई और दुकानों को ये अपनी चपेट में ले सकती थी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि लगातार रेस्टोरेंट मालिक को कई बार इसकी सूचना दी गई। कई दिनों से रेस्टोरेंट बंद था, जिससे कई बार ये जानकारी सामने आई है कि यहां से गैस लीक हो रही थी और स्थानीय लोगों ने कई बार रेस्टोरेंट के मालिक को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और जैसे ही कल कई दिनों बाद रेस्टोरेंट को खोला गया तो उसमें अचानक से आग लग गई। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है वहां मौजूद लोगों की तरफ से और घंटों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस आग पर काबू पा लिया गया है। किसी प्रकार की कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं है। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये आग बढ़ती तो कई और दुकानों को ये चपेट में ले सकती थी, क्योंकि घनी आबादी वाला ये इलाका बताया जा रहा है। काफी दुकानें यहाँ आसपास मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में करीब 202 करोड़ रुपए की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इनमें सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा, हरिद्वार में बिजली घर, रुद्रप्रयाग में 4.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना, चीला पावर हाउस 144 मेगावाट की योजना का रिनोवेशन का काम शामिल है। राष्ट्रपति ने चंपावत के टनकपुर में बनने वाले आधुनिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी शिलान्यास किया। तो उत्तराखंड के दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई विकास योजनाओं का पहले दिन लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। कई सौगातें उत्तराखंड को दी है। उत्तराखंड का दौरा है, 9 विकास योजनाएं ऐसी हैं जिनकी सौगातें दी गई है। उत्तराखंड का दौरा काफी अहम माना जा रहा है राष्ट्रपति का, जिनमें कई जो योजनाएं हैं शामिल हैं। चीला पावर हाउस के साथ साथ जो बस टर्मिनल है उसकी भी सौगात राष्ट्रपति की तरफ से दी गई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ टनकपुर में बनने वाले आधुनिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी राष्ट्रपति ने शिलान्यास किया। चीला पावर हाउस 144 मेगावाट की योजना का रिनोवेशन का काम का शुरुआत उन्होंने की है। और इसी के साथ साथ हरिद्वार में बिजली घर, रुद्रप्रयाग में 4.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का भी शुभारंभ किया है। और सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा की भी सौगात दी है। तो ये तमाम वो योजनाएं हैं जिसकी शुरुआत की है और जिसकी सौगात उत्तराखंड वासियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दी गई है। और ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस दौरान कई जो बड़ी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनकी सौगात उत्तराखंड वासियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी है। 9 विकास योजनाओं की सौगात दी है जो कि आने वाले समय में काफी लाभदायक साबित होंगी प्रदेश के लिए, जिनमें आपको बता दें कि करीब 202 करोड़ की ये 9 विकास योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है। काफी अहम माना जा रहा है राष्ट्रपति का यह दौरा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो मिशन निकाय चुनाव के तहत सीएम योगी आज कानपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री 330 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे पीएम आवास निधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। और सीएम योगी का निकाय चुनाव से पहले ये
15वें नगर निगम का दौरा है। इससे पहले वो बरेली के शाहजहांपुर, लखनऊ गोरखपुर का दौरा कर चुके हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन करने के बाद सीएम योगी कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया। वहीं लखनऊ में उन्होंने कहा था कि नगर निकाय में 5 वर्ष में हुए परिवर्तन को तेजी से आगे बढ़ाएं। तो बीजेपी मिशन निकाय में जुड़ चुकी है और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कई दौरे इसे लेकर कर रहे हैं। और आज स्थानीय निकाय चुनाव आरक्षण लिस्ट की लेकर आपत्ति दर्ज कराने का अंतिम दिन है। 2 दिसंबर को 27 जिलों में वार्डों के आरक्षण की पहली लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। आपको बता दें कि 13,900 से ज्यादा वार्ड में कितनी आपत्तियां दर्ज हुई हैं और प्रदेश में मौजूदा समय में कुल 762 निकाय चुनाव हैं और इनमें 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। महाराजगंज की नगर महापालिका परिषद सिसवा बाजार के विस्तार और बस्ती की नगर पंचायत भानपुर के गठन को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो आरक्षण लिस्ट पर कितनी आपत्तियां दर्ज होती हैं, आज आखिरी दिन है। 2 दिसंबर को पहली लिस्ट जारी हुई थी इसके लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खतौली की, जहां भाजपा को सबसे बड़ा डेंट लगा है, क्योंकि जिस खतौली को भाजपा ने 8 महीने पहले आसानी से जीत लिया था, वहां सपा और रालोद ने मिलकर न सिर्फ भाजपा की विजय रथ को रोक दिया है, बल्कि सवाल भी खड़ा कर दिया है कि जो कि उपचुनाव में हुआ, क्या वो 2024 में भी होगा? क्योंकि खतौली को जीतने के लिए भाजपा ने हर वो दाव चला जिससे वो जीत सके, लेकिन जयंत की रणनीति के आगे भाजपा की हर रणनीति फेल हो गई। पश्चिम का अग्निपथ, जयंत ने रोका भाजपा का रथ। खतौली के सबसे बड़े लड़ैया सैनी की सेना पर भारी पड़े मदन भैया। उपचुनाव की जंग में भाजपा को अगर सबसे बड़ा झटका कहीं लगा है तो वो है खतौली, क्योंकि यही वो सीट है जिसने 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल दी थी। लेकिन अब सपा रालोद गठबंधन ने भाजपा को उसी की जमीन पर चित कर दिया है और खतौली की बाजी को मदन भैया ने 22,165 वोट से जीत लिया है। मदन भैया तमाम बातें कही गई, मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया बाहरी हैं, इतने मुकदमे हैं, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया, आपको विधानसभा भेज दिया। नहीं, हमने पहले भी कहा धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन और धन्यवाद भाईचारा। गठबंधन की हवा चलने की शुरुआत हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस शुरुआत को हम आगे बढ़ाएं अपने गठबंधन के लीडरशिप के साथ मिलकर, और इसको हम जो है पहले जैसा उत्तर प्रदेश जहां पर एक भाईचारा था उसे हम पुनः विकसित करके पुनः लौटाएं। खतौली की रणभूमि में आखिरकार जयंत चौधरी ने बीजेपी के विजय रथ को रोक ही डाला। इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी हार और जयंत चौधरी की बड़ी जीत माना जा रहा है। जिस मुजफ्फरनगर की धरती ने यूपी की पॉलिटिक्स को बदल डाला, जयंत चौधरी ने उसी धरती से बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़कर मदन भैया को विधानसभा भेजकर ये संदेश दे दिया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी ही बड़े चौधरी हैं और उनका गठबंधन सब पर भारी है। लेकिन खतौली की इस जीत में सबसे बड़ा योगदान जयंत चौधरी का है, जिन्होंने खतौली में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। जयंत चौधरी ने 100 से ज्यादा छोटी छोटी जनसभाएं की, कई रोड शो किए। ये जयंत चौधरी की रणनीति थी, जिन्होंने मदन भैया को मैदान में उतारकर जाट गुर्जर मुस्लिम वोट को ऐसा साधा कि भाजपा का सारा गणित फेल हो गया। क्योंकि भाजपा ने कभी मदन भैया को बाहरी बताया तो कभी बाहुबली, लेकिन जब बात इससे भी नहीं बनी तो तालिबान का जिक्र आ गया। खतौली की जीत के बाद रालोद के विधायकों की संख्या अब 9 हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सपा और रालोद का ये गठबंधन 24 के पिच पर भाजपा का रथ रोक पाएगा? क्योंकि एक विधानसभा जितना अलग बात है, पूरे चुनाव में टक्कर देना अलग बात है। खतौली से सरोज शर्मा, एबीपी गंगा।
और देखा आपने कि किस तरीके से खतौली में जहां भाजपा ने पूरा दमखम दिखा दिया था, लेकिन आखिरकार वहां पर हार का सामना करना पड़ा। मदन भैया ने जीत वहां पर हासिल की है। तो 3 सीटों का नतीजा आपने देखा, जहां डिंपल यादव ने मैनपुरी में बड़ी जीत हासिल की है, तो वहीं रामपुर में इस बार जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।